वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आते आते 4.5 एक्सरसाइज पर सारणिक की डिटरमिनेंट की आ गए हैं, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज की सबसे लास्ट की इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, और इंपोर्टेंट ये इसलिए हो जाती है, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें 2 में से एक तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसमें जो भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपसे पूछा जाता है। मतलब जो आपके लॉन्ग टाइप आते हैं उसी में इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिले। और वो जो क्वेश्चन है आपको हमारी कराई हुई इन्हीं वीडियोस में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उनकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। हमें गणित साज जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से, यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी जो आपको उससे अगली जो एक्सरसाइज है किस तरीके से सॉल्व होगी, क्या उसका रूल है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने जो फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको जो डिटर्मिनेंट है इजीली समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग। मतलब इनकी जो एप्लीकेशन हैं, जो कि आपकी डिटर्मिनेंट्स की, यहाँ पे मैट्रिक्स की, किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इजी फॉर्म में अगर मैं समझाना चाहूं तो उसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह दे रखा है, तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेशन के रूप में हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वही इसमें आपको करना होता है। तो प्रीवियस में जो सब आपने सीखा है, जैसे कि आपने एडजॉइंटे निकालना, आपने माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, जो कि हम प्रीवियस में कंटिन्यूअसली सीखते चले आए, ए का इनवर्स निकालना और मॉड ए निकालना, ये सभी चीजें आपके एक सिंगल इसी एक्सरसाइज में सारे के सारे रूल आपको यूज करने हैं, जो कि आपने प्रीवियस में सारे कंटिन्यूअसली सीखते चले आए हैं। और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है, किसकी निकलेगी किसकी नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसा तो जरूर नहीं है हर एक क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए और जिसकी प्योर वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए भी कुछ आपकी कंडीशंस है, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सारणिक और आव्यूह के जो अनुप्रयोग हैं, तो आपको बताया गया इस अनुच्छेद में हम 2 या 3 अज्ञात राशियों के रेखिक समीकरण मतलब जो कि आपके लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, मतलब इन दिस सेक्शन वी विल डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस लिए कहते हैं, क्योंकि आपको एक्स की पावर के, वाई की पावर के या जेड की पावर के केवल एक एक पद ही आपको मेंशन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और 3 वेरिएबल्स ऑफ द चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम लीनियर के बराबर, मीन्स कि रेखीय समीकरण के निकाय की जो संगतता है कि जांच समीकरणों और आव्यूह के अनुप्रयोग का वर्णन करेंगे। मतलब उसमें आपकी जो वैल्यू है किस तरीके से निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो सब आप आव्यूह से और सारणिक के जो आपके एप्लीकेशन दे रखे हैं, मतलब जो हम इसमें अनुप्रयोग करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगी। इसमें आपको 2 कंडीशन मिलेंगे देखने के लिए। एक तो मिलेगी आपको संगत निकाय, दूसरी मिलेगी आपको असंगत निकाय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट में और इनकंसिस्टेंट में क्या अंतर होता है तुम्हारा, ये समझ लीजिए कि निकाय संगत कहलाता है कि यदि हलों को एक या एक से अधिक का अस्तित्व होता है। मतलब ए सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी द कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन 1 और मोर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसके जो आंसर अगर एक या एक से ज्यादा है तो आपको क्या होता है, उस कंडीशन में आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाती है, संगत मैट्रिक्स हो जाती है, या फिर कंसिस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट में असंगत निकाय। निकाय असंगत कहलाता है यदि किसी भी समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब इसमें आपको वैल्यू तो दे दी, लेकिन आपको बाद में पता चलेगी कोई इक्वेशन बन भी नहीं रही है, तो उसमें आपको वैल्यू नहीं निकलेंगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। मतलब कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम, a system of the equation is solved to the inconsistent if it has no solution। मतलब इनकंसिस्टेंट में अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस अध्याय में हम अद्वितीय हल के समीकरण के निकाय को सीमित रखेंगे। मतलब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपको केवल उतने ही करने कि आपके जो सभी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर इनकंसिस्टेंट वाली क्वेश्चन नहीं करना है, केवल
कंसिस्टेंट वाला पोर्शन ही करना है जो आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। लेकिन जो आपको आइडेंटिफाई करने वाले उसमें हम दोनों करेंगे, संगत वाले भी और असंगत वाले। मतलब क्या है कि आपके जो मेन क्वेश्चन हैं जिनमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है वो तो सारे संगत वाले ही मिलेंगे आपको, और जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना, केवल वेरीफाई करना के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है संगत है या असंगत है, तो उसमें केवल हम क्या करेंगे कि केवल आपको असंगत और संगत आपको आइडेंटिफाई करने, उसमें दोनों तरीके के आपके टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट में व्युत्क्रम के अनुप्रयोग द्वारा रेखीय समीकरण के निकाय का हल। आइए हम रेखीय समीकरण निकायों को आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब लेट एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन एंड सॉल्व इट। इसको सॉल्व करते हैं और के व्युत्क्रम के प्रयोग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको हम नेक्स्ट पेज पे दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू सभी की जो हाईएस्ट पावर वो आपकी 1 है। जब भी आपके पास इन वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट 1 होती है तो वो हमेशा आपके कैसे हो जाते हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। आपको जैसे इक्वेशन 1 दे रखी है a1x b1y c1z बराबर में d1 के, और a2x प्लस में b2y प्लस में c2z बराबर d2 के, और a3x प्लस में b3y प्लस में c3z बराबर आपके d3 के। तो आपकी जब ये वैल्यू बन जाती है तो आप यहां पर क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी कॉलम वाइज देख लीजिए इसको। यहां पर a1 a2 एंड a3। अब इसको कॉलम वाइज देख लीजिए तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v1 v2 एंड v3। अब इनको कॉलम वाइज देखिए तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी c1 c2 एंड लास्ट c3 के बराबर। अब जो आपका ये वाला पोर्शन है इस पोर्शन को बनाएंगे हम दूसरी मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स B मान लिया जिसको, जिसे d1 d2 एंड d3 के बराबर। अब आपके पास जिसमें x, कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें आपको x y और z दे रखे हैं उसको आप क्या करेंगे, उसको मानेंगे कोई भी x मैट्रिक्स की फॉर्म में, और x y एंड z जो भी आपको दे रखे हैं x y z दे रखे x y z, s t z दे रखे हैं s t z या w वगैरह जो भी दे रखा है आपको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, तब समीकरण निकाय ax तथा इसके रूप में लिख सकते हैं। और फिर हम इस इक्वेशन को मतलब ax बराबर b की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, और इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि हम अगर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाए b अपॉन में a के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू इनवर्स के बराबर। और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी कि आपको a का इनवर्स बराबर आपकी वैल्यू b के बराबर कर लेंगे। सॉरी, ये इनवर्स नहीं होगी, यहां पर होगा डिवाइड के बराबर। कहां गया ये जो आपकी वैल्यू यहां पर, ये तो केवल डिवाइड में हो गया, और जब आप इसको ऊपर की तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये आपका इनवर्स में बदल जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, x की जो वैल्यू इस पर डिपेंडेंट होंगी वो सारी वैल्यू आपके निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप इस फॉर्म में इसको करोगे तो इसको करने का एक सिंपल तरीका जो कि चलो नेक्स्ट में है उस पर सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना कि इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखोगे तो ये देखिए a की वैल्यू, मतलब जो a मैट्रिक्स हमने यहां पर बनाई थी, ये आपकी x की वैल्यू जो आपकी ये मैट्रिक्स हमने यहां पर बनाई थी, और ये आपकी b की वैल्यू बराबर में जो मैट्रिक्स हमने इसको मैट्रिक्स b माना था। तो इस तरीके से इसको आप डिनोटेड कर दोगे, मतलब इस तरीके से आपको हर इक्वेशन को इस तरीके से लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट में अब देखिए इसमें आपको दोनों कंडीशन बताई थी मैंने, संगत और दूसरी थी आपकी असंगत। उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करने वो हम बता देते हैं कि यदि a एक व्युत्क्रम में आव्यूह है। व्युत्क्रम का मतलब है कि आपकी वैल्यू क्या होती है, ट्रांसपोर्टेबल हो सकती है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एडजॉइंटेड जैसे आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब रो का कॉलम, कॉलम का वगैरह, तो उससे आपको वैल्यू ट्रांसपोर्ट करके a इनवर्स की वैल्यू आपको मिल सकती है। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय कैसे देते हैं, यहाँ पे इनवर्टिबल आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है तब व्युत्क्रम जो आपका इनवर्स होता है, जैसे कि आपका व्युत्क्रम से मिलकर बना ना इनवर्स फंक्शन से, तो इसी तरीके से ये आपका व्युत्क्रमणीय, मतलब इसको a इनवर्स बोल सकते हैं आप। ठीक, का अस्तित्व है जिसमें ax बराबर b के बराबर। तो देखिए ये आपको वैल्यू दे रखी है ax बराबर b, जो कि हमने अभी पीछे ही डिस्कस करी थी। जब भी आपको इस तरीके से ट्रांसफर करना तो आप क्या करते हैं कि a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करिए।
तो गुणा करने पर आपकी वैल्यू ये a की पावर इनवर्स ax के बराबर, आपकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर इनवर्स और b के बराबर। ठीक, जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ कि दोनों तरफ आपके गुणा कर दी गई है। तो अब a इनवर्स, और आपने पीछे पढ़ा था कि a का इनवर्स, सॉरी जो आपकी वैल्यू थी आपने पीछे पढ़ा था a का इनवर्स, और जो a अगर आपस में है तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है और उसकी वैल्यू 1 के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के बराबर, ठीक, और इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो हम इसको सिंपल x के बराबर भी लिख सकते हैं, और जैसे कि इसने यहां पर डिनोटेड कर रखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि यह आव्यूह समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करती है। मतलब दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिव सिस्टम ऑफ द इक्वेशन और एज इनवर्स ऑफ द यूनिक नंबर्स के बराबर, मैट्रिक्स के बराबर। मतलब ये जो आपका जो वो है, आपको क्या करेगी, ये सिंपल आपको उस फॉर्म में, जो मैट्रिक्स की फॉर्म में सिंपल आपको जो वैल्यूज है एक्स की, वाई की, सभी के आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को यहां पर निकाल सकते हैं आपके पास। ठीक, नेक्स्ट में, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि आव्यूह का व्युत्क्रमणीय अद्वितीय होता है, या समीकरण के निकाय को हल करने में आव्यूह विधि से हल की जा सकती है। मतलब इसको आप मैट्रिक्स मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी वैल्यू आपको मिल सकती है। ठीक है, ये तो होगी आपकी पहली कंडीशन जब आपको इस तरीके से दे रखी हो। दूसरी की बात करते हैं, यदि स्थिति आपको कंडीशन दूसरी दे रखी है, केस 2 दे रखा है कि अगर आपका जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, तो मतलब आपकी जो मॉड ए की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। मतलब मॉड ए आप निकालेंगे, मॉड ए कैसे निकालते हैं वो आपने सबसे शुरू में स्टार्टिंग किया था, तभी निकाला था कि मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को, मतलब किसी भी आपको मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड करके आप उसकी मॉड ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करके देखेंगे। मतलब एडजॉइंट ए की जो मल्टीप्लाई है आप मैट्रिक्स में बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप चेक करेंगे कि वो 0 है या फिर 0 नहीं है। अगर वो 0 के बराबर नहीं होती है तो 0 मतलब शून्य के बराबर हो जाती है, तो तब कोई हल नहीं होता और समीकरण का निकाय असंगत हो जाता है। मतलब अगर आपकी जो वैल्यू है उन दोनों की मल्टीप्लाई करी, हमने 0 के बराबर नहीं हुई, तो आप कह देंगे समीकरण का हल नहीं होगा कोई भी। और अगर आपकी कंडीशन में कि जो आपका 0 के बराबर हो गई, सॉरी ये तो आपकी 0 के बराबर नहीं हुई, अगर इस कंडीशन में आपकी 0 के बराबर हो जाता है अगर, तो वो निकाय या तो संगत हो सकता है या असंगत होता है, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो कंडीशन है बहुत सारी वैल्यू इसमें मिलती रहेंगी और इनफाइनाइट तक ये आपका चलता रहेगा। सेम आपका इंग्लिश में मेंशन है, अगर एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू नल है, मतलब 0 के बराबर 0 मैट्रिक्स के, तब तो आपको क्या होगा, मतलब एग्जिस्ट, मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपकी जो वैल्यू है 0 के बराबर है तो वो आपका क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको जो वैल्यू है फाइंड करनी होती है। तो अब हम नेक्स्ट में एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं जिसके थ्रू आप इजीली इनको कर सकते हैं, और फिर इसके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। केवल आप एक एग्जांपल के तौर पर हम बता देते हैं। और देखिए एक और बात आपको याद करने वाली बता देता हूं कि इसमें आपको दे रखा मॉड ए बराबर 0, तो इसका मतलब ये हो गया इसकी जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए, मॉड नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। अगर मॉड नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको, ये मैट्रिक्स आपकी संगत है और इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसका व्युत्क्रमणीय भी हो सकता है और इसमें ए इनवर्स की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज हमारी 4.5, जिसका हम पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर में मेंशन है एक्सरसाइज में, जिसमें आपको दिया गया है 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें आपको संगत और असंगत दोनों के रूप में आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है x प्लस में 2y, 2x प्लस में 3y बराबर में 2 और इसके बराबर में 3 के बराबर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, निरूपित करने पर कुछ भी लिख सकते हो, रिटर्न इन द ax इक्वल टू b की फॉर्म लिखने पर। ठीक, तो आपको सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a की वैल्यू के लिए यहां पर अगर कोई आपका वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो वहां पर आप 1 मान लीजिए। तो ये आपका 1, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी x और y, क्योंकि इसमें केवल 2 ही वेरिएबल है। और यहां से आप निकालेंगे b मैट्रिक्स की वैल्यू, तो जो लास्ट वाली जो दोनों डिजिट है वो आपकी बराबर हो जाएगी 2 और
3 के बराबर। अब आपके पास ax प्लस बी की वैल्यू निकल चुकी है। तो आपको संगत चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया था, आपको मॉड ये चेक करना है कि मतलब सबसे पहले आपको सिंपल ये चेक करना है कि a का जो मॉड है वो 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये आपको कंडीशन चेक करनी है। तो केवल आप a मैट्रिक्स ले लीजिए। तो हमने क्या करा, मॉड a बराबर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 2 2 और 3। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी मैट्रिक्स होती है और यहाँ पर ये आपका डिटर्मिनेंट में बदल जाता है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की पहचान मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जहां पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो वो तो आपकी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, और जहां पर आपकी वैल्यू मोड में हो, मतलब कि आपको मोड ब्रैकेट हो, वहां पर आपकी वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है। ठीक, ये आपको पहचान रखना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये 3 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू 4 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। अब आपको ये पता चल गया है कि मॉड ए की जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर, माइनस के 1 के बराबर। लेकिन ये भी आपको पता है कि मॉड ए की वैल्यू -1 तो है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर केवल नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यही देखना है कि 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। तो ये 0 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए व्युत्क्रमणीय है और ए इनवर्स विद्यमान है। मतलब यहाँ पर आपको ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपकी निकाली जा सकती है। केवल सिंपल सा आपको इसी तरीके से ये चीजें आपको निकालनी है इस वाली एक्सरसाइज में, और इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। और आज हम यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहें। सबसे पहले आपको जो रूल्स है उसके लिए छोड़ जा रहा हूं मैं, रूल जरूर याद कर लें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम उसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्योंकि नोट्स मिल जाएंगे आपको, सबके नोट्स ये जरूर याद कर लेना एक बार, तो आपको आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।